होता है सब्जेक्टिव एंड, पहले सब्जेक्टिव कर लिया, या पेशेंट इन्फॉर्मेशन है या पेशेंट रिपोर्टिंग, जो कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया अपनी कंडीशन के बारे में वो आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। नेक्स्ट क्या होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, आपने क्वांटिफाई कर लिया, टेस्ट किए, मेजरमेंट किया, जो कुछ भी आपके पास टूल्स हैं वो सारे को आपने यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द कंप्लेन ऑफ द पेशेंट, जो कुछ भी पेशेंट ने किया उससे आपने क्रॉस चेक किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्टिव असेसमेंट में मिली पेशेंट से, पेशेंट ने कंप्लेन किया कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, उसको फर्दर आपने उसको एलोबरेटेड फॉर्म में आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में और ज़्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में किया। पेशेंट तो आया, उसने बोला चीफ कंप्लेन सिंपल सा, यहाँ पे दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, जितने भी डेज से हो रहा है, महीने से हो रहा है, साल से हो रहा है, पेशेंट ने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज़ द चीफ कंप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट आया, उसके बाद जब आप और पूरा नरेशन करते हो, पूरा स्टोरी नरेशन होता है, उसमें जो आपकी चीफ कंप्लेन होती है उसी को आप एक्सप्लेन करते हो और एलोबरेटेड फॉर्म होता है, कहाँ से, फ्रॉम द बिगनिंग, या जहाँ से पेशेंट को प्रॉब्लम हुई उससे और पहले से, वहाँ से आप लेके चलते हो सकता है 2-3 साल पुरानी हो सकता है 1-2 दिन पुरानी हो, एक्सीडेंटल केसेस में अचानक से कुछ हुआ तो 2-4 दिन पुरानी भी हो सकती है, या बहुत क्रोनिक कंडीशन है 2-4 साल पुरानी भी हो सकती है। आप वहाँ से करोगे और वो सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या होता है कि आपका जो कुछ भी पेशेंट रिपोर्टिंग है उस चीज़ को क्रॉस चेक किससे किया, आपने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब मेजरमेंट, जो आपके पास कुछ टूल्स होते हैं आप उनसे करोगे, मूवमेंट ऑब्जर्वेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पेशन करोगे, उसके बाद में आपके पास स्पेशल टेस्ट होते हैं, इमेजिनरी फाइंडिंग्स होती हैं, लेबोरेटरी टेस्ट हो सकते हैं। ये सारे को क्यूमुलेटिवली जो पेशेंट की कंप्लेन है और जो इसका रिलेवेंस है, इन दोनों को हम मैच करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिसिस होती है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली और जो कुछ हम लोगों ने क्रॉस चेक किया उन दोनों में मैच है कि नहीं है, उसके हिसाब से करते 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 हम लोग लास्ट में किस पे पहुंचते हैं, अल्टीमेटली यू विल रीच ओवर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी डायग्नोसिस पे सीधा नहीं पहुंचते, एक ही मतलब मल्टीपल कंडीशन हो सकती है और मिमिक सेम करती है, ठीक है ना। हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद में भी आपके दिमाग में 2-3 कंडीशन हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, जितनी भी कंडीशन है उनके अपने कुछ ना कुछ फीचर कुछ डिफरेंट होते ही होते हैं, तो वो बहुत ही क्रिटिकली आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसको जैसे भी आप एनालिसिस करो कि ये है तो क्या हो सकता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन का फीचर क्या अलग होता है, और इस कंडीशन में, इन दोनों में भी ऑलमोस्ट 80% भी अगर सिमिलरिटी है तो कुछ ना कुछ 20% का डिफरेंस तो होएगा, और उस चीज़ को क्रॉस चेक करके आप रूल आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही होता है कि जो कुछ भी आपकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है उनको मैच और मिसमैच किया, जैसे भी दोनों को एनालाइज किया। नेक्स्ट इज डिसीजन टेकन। अब ये सब करने के बाद में आप क्या करोगे, जितना जस्टिफिकेशन है, जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से या जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उन सब से करने के बाद में किसी न किसी डिसीजन पे, डिसीजन मतलब अल्टीमेटली यू विल रीच ओवर द डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड लास्ट इज प्रोविजनल डायग्नोसिस कि हाँ अब जितने भी हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग दिस इज द कंडीशन, या ये हो सकता है। 100% कभी नहीं होता, कुछ कुछ कंडीशन में होने के बाद भी हमेशा इतना पॉसिबिलिटी होती है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा के रखोगे। 100% डायग्नोसिस कभी नहीं बनाते, है ना। मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा 100% होता नहीं, होने के बाद भी नहीं होता, ठीक है।
तो बहरहाल इन सारे के लिए भी जो सबसे अच्छा टूल्स है वो आपके पास क्या है? ICF। क्या है ICF? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है ना? ये आपके पास में एक ICF का मॉडल है जो कि 2-3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपकी बॉडी फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। क्या चीज़ है, उसकी वजह से क्या डेफिशिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें स्पास्टिसिटी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है? इम्पेयरमेंट हैं। बॉडी की फंक्शनिंग से या कोई पार्ट डैमेज है उसकी वजह से क्या क्या आ रहा है, डेफिसिट्स क्या आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये बहुत डिटेल में है, इसको आप अपने लेवल पे चेक करो। तो एक्टिविटी लिमिटेशन बेसिकली फोकस करता है कि आपकी ADL से रिलेटेड। ADL से क्या है? ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, क्या होता है फिजियोथेरेपी में कि पेशेंट का जो एक बड़ा पार्ट होता है जो फैमिली के ऊपर बर्डन होता है, वो क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑफ द पेशेंट। कि सारी चीज़ के लिए पेशेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक बहुत बड़ा बर्डन है सोसाइटी के ऊपर, इवन फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है कि एक आदमी अगर घर में इस तरह का है जो अपनी ADL भी नहीं कर पाता, तो सोचो फिर कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं मेंटली और फिजिकली। ठीक है ना? और आजकल क्या कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली का। अगर घर में एक भी बंदा है तो फिर किसी के पास टाइम नहीं है कि उसकी पूरी केयर कर पाए। तो उसमें सेकंड जो आपका होता है लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसमें अपना पर्सनल हाइजीन या सेल्फ केयर है, स्पेशली ईटिंग और सेल्फ केयर, आपका ड्रेसिंग और वॉकिंग, कुछ कंपोनेंट होते हैं, ये सारे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। कौन से में कर पा रहा है, पार्टिसिपेशन कितना है, उसके जो वर्किंग है, हो सकता है वर्किंग हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, अब कोई नेक की प्रॉब्लम लेके आया या लो बैक एक की प्रॉब्लम लेके आया, वो प्रोफेशनल है, उस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी टास्क की नहीं हो पा रही है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो बैठ के अपना काम पहले वो 6 घंटे कंटिन्यू काम करता था, अभी आधे घंटे भी नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है कि उसकी कौन सी एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, कितना पार्टिसिपेशन पहले था, कितना अभी है, कौन सी चीज़ वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट को एनालाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट इसी में आपका होता है कंसेप्चुअल जो फीचर होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें आपका एनवायरमेंटल एंड पर्सनल, कि कहाँ किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, पर्सनली उसमें किस तरह के लोग उसके आसपास रह रहे हैं, उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है या डिप्रेसिव फैक्टर क्या है। कभी होता है ना सोसाइटी की तरफ से कि एक डिसेबिलिटी के साथ में कोई प्रॉब्लम मतलब लेके है पेशेंट, तो कभी कभी मोटिवेशन वाली भी फैमिली होती है कि मोटिवेट करने के बाद में बहुत से लोगों को देखा होगा कि कितना भी फिजिकली चैलेंज होने के बाद में भी बड़ा बड़ा नाम कर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेजॉरिटी यही है कि पढ़ी हुई है उसको तो बिल्कुल यूज़लेस समझा जाता है, क्योंकि उसका जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है या फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, जो मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए वो नहीं होता। तो खैर ये ICF से रूल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटरवेंशन। ये किसके लिए है कि सपोज फर्स्ट टाइम पेशेंट आया, तब तो आपको असेसमेंट के बाद डिसाइड ही करना है। हो सकता है पेशेंट का रेफरल हो सकता है पेशेंट कहीं और से आया हो आपके पास, पहले भी कहीं ट्रीटमेंट ले रहा था, उसको फ़ायदा नहीं मिला, सेम जगह पे ले रहा था, फिजियोथेरेपी का ले रहा था, और अभी आपके पास आया, उसने बोला कि नहीं वहाँ पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगेन यू हैव टू असेस ऑल दीज फैक्टर कि जो कुछ भी चल रहा था उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो था सही या नहीं था,
या फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ें उसमें ऐसा तो नहीं है कुछ लैकिंग है जिसकी वजह से जो हमें आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, जो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो आप इसको भी करोगे, जो पहले से डोजियोमेट्री थी या जो कुछ भी डोजेस डिसाइड थी, हो सकता है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से आपका नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट इज एडवर्स इफेक्ट, और जो भी है आपका बेनिफिशियल पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो पेशेंट अपने से एक्सप्लेन करता है। जब आप सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हो तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, तो वो वहीं से मिल जाता है कि क्या करने के बाद में प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या करने के बाद कम हो रही है, उसके ऊपर फोकस कितना हुआ है, पहले हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आप तो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा काउंसलिंग का पार्ट होता है। एक पेशेंट है, बैक एक का पेशेंट है, आप तो सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब कुछ बड़ा अच्छा आपने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन वो वही काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो आपको पहले ही से कि आपको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, हो सकता है सामने वाले ने एक्सप्लेन ना किया हो, वो तो। और जनरली हम लोग यही करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग और एजुकेशन हमेशा मिस होता है। आप बस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया, लेकिन वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हुई है उस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं है। उसकी एडीएल में हो सकता है वही एक्टिविटी, जितना आप यहाँ पे सही कर रहे हो उतना वो दिन में काम करके गड़बड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कहाँ के हो गए, आपके असेसमेंट के। नेक्स्ट इज